आई होप बेटा स्क्रीन विजिबल है हमें। चलिए करते हैं शुरू फटाफट से हम। तो बेटा कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने, एक तो आपको एक ही क्वेश्चन था आपको करने के लिए जो मैंने दिया था। हमने ट्राई किया क्या? लेट मी ड्रॉ इट ऑन नेक्स्ट पेज। और नहीं किया तो फटाफट से करें एक बार। सर आ गया मुझे। 3 6 3 एक बार बेटा देख लेते हैं। 3 6 3 कितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी मैंने? 10 वोल्ट की। इसमें सबसे करंट और सबसे पोटेंशियल बताना था, तो फटाफट से एक बार क्विकली बता दो। सर आई तो आएगा 2 एम्पीयर। बेटा केवल एक बच्चे ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया? नहीं सर, किया है। क्या आंसर आ रहा है फिर? 2 एम्पियर ही आ रहा है। बाकी सबसे बताना ना बेटा, सारे रजिस्टर वगैरह से। सर 3 ओम से 3 एम्पीयर, 3 ओम से भी 2 एम्पीयर हो जाएगा। हाँ और फिर 3 ओम से इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा 1 एम्पीयर, और 6 से आ जाएगा। और फिर 3 ओम 6 ओम से वोल्ट आएगा, 3 ओम से वोल्ट आएगा 3 वोल्ट, और 6 ओम से वोल्ट आएगा 6 वोल्ट। अभी चेक करते हैं, ये गलत है, इससे आंसर गलत लिखा है सर हमने। 3 ओम से करंट मेरा तो 2/3 निकला था, हाँ हाँ गुड। और एक का 4/3 है। हाँ ये सही है। 6 वाले से 2/3 है और 3 वाले से बिल्कुल 4/3। ये सही है। अगेन क्या करेंगे? पहले रिड्यूस करो सर्किट को। तो हमने इसको रिड्यूस कर लिया, ये 3 और इन दोनों के रिडक्शन से 6 और 3 के रिडक्शन से आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा बता पाओगे? 2। 2 ओम। 2। ठीक है ना? और देखो बेटा ये क्या बन गया? ये अपना बन गया 10। अब एक स्टेप और रिड्यूस हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया। अब बेटा यहां करंट निकालना देखो बहुत आसान है। तो यहां पे 2 एम्पियर चला। अब हम क्या पूछते हैं, पीछे चलते हैं, बैक ट्रेस करते हैं हम। दिस 5 इज मेड अप ऑफ 2 सीरीज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज सेम इन सीरीज। हम ये पूछते हैं कि करंट। ये 3 से बना हुआ है बेटा। अब सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। तो यहां भी 2 एम्पियर करंट गया। अब देखो बेटा 3 ओम से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया? 6 वोल्ट। पोटेंशियल अक्रॉस 3 ohm, this 3 ohm will be equal to 6 4 वोल्ट। वोल्ट। 2 इंटू 6 इसका 6 है। 3, तो ये 6 वोल्ट हो गया बेटा। इसी तरह इस 2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? करंट तो पता चल गया 4। 2 है, तो V अक्रॉस दिस आ जाएगा 4 वोल्ट। अब हम देखते हैं कि ये 3 तो इसका पार्ट है, तो इसका काम डन। बट इस 2 को देखो, दिस 2 इज मेड अप ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2। और पैरेलल में क्या सेम होता है खुद से पूछो, तो आंसर आएगा पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो इन दोनों के लिए पोटेंशियल सेम हो गया 4 वोल्ट। तो अब इनकी करंट निकाला जा सकता है। करंट अक्रॉस 6 ओम कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 6। और करंट अक्रॉस 3 ओम कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 3। सो दीज आर द आंसर। सारी चीजें मिल गई, एकदम सीधा वन लाइनर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे अभी तो। बेटा देखो करने से चीजें होगी, आप करोगे अच्छे से तो बिल्कुल आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हमें चीजें नहीं आएगी, कुछ भी समझने में दिक्कत आएगी। यदि हम प्रॉपरली तरीके से करेंगे ही नहीं तो फिर होगा कि हमें काफी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि हम कर ही ना पाए या हमसे हो नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटा। क्या इतनी बात समझ में आई हमें? यस सर। ठीक है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम। बेटा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जो मैं जनरली एंड में लेता हूं। तो पहले तो एक छोटा सा टॉपिक है विच ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन 10th क्लास, और वही हम 12th में भी देखते, इतना कुछ हैवी नहीं होता है। देखते हैं एक बार, छोटी सी चीज है, इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी एंड हीट प्रोड्यूस्ड।
कोई है जिसे फॉर्मूले रिमेंबर है इनके? एनीवन? यस सर। चलो देखो बेटा, 10th क्लास से याद की बात कर रहा हूँ बेटे, 12th के हिसाब से 12th में पढ़ लिया तुमने, नहीं रिमेंबर? सर P equals याद to है ना, VI। P इक्वल्स टू बी आई चलो और देखते P हैं। इक्वल्स टू ई आई। तो बेटा यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं हम, जैसे कि एक सर्किट बनाया करते थे बेटा, याद करो, कंडक्टर का एक सर्किट लेते थे हम, कोई भी रेजिस्टेंस है लेट से इस तरह से आर, उसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर रखा है और हमने पूरा सेटअप कर रखा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। अब होता क्या है बेटू, ध्यान से समझना सब बातें। मुझे एक बात बताओ, हम जब रिमोट यूज करते हैं हमारे घरों में, तो उसका सेल जो होता है या घड़ी होती है बेटा, वॉल क्लॉक जो होती है, उनका सेल खत्म हो जाता है थोड़े टाइम बाद, तो हम सेल निकाल के फेंकते हैं और नया सेल लाके लगाते हैं क्या? मेरे ख्याल से सबने किया होगा। तो ये कॉमन सी बात है कि वी हैव डन दिस टास्क। तो बेटा सेल को फेंकते कब है? जब हम बोलते हैं सेल डेड हो गया, खत्म हो गया, अब सेल पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं कर सकता, तब हम सेल को फेंक देते हैं और नया सेल लाके इंसर्ट करते ही वापस चालू। तो बेटा ध्यान से देखोगे तो सेल का खत्म होने का मतलब है कि ये जो बैटरी या सेल है, वो जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता था वो सारी की सारी एनर्जी खत्म हो गई है, वो उसने वर्क कर दिया अपनी एनर्जी से, क्योंकि हमें एनर्जी होती है तो हम वर्क करते हैं बेटा। तो सारा वर्क इसने कर दिया है और सारी एनर्जी चली गई है। अब समझने की बात यह है हमारे लिए कि जब इसने वर्क करके पूरी एनर्जी चली गई, तो वो एनर्जी गई कहाँ? इसका जितना एनर्जी था वो किस में वेस्ट हुआ, कोई बता सकता है? वर्क करने में। किसमें बेटा? नहीं, वर्क तो किया बट किसमें वेस्ट हो गया, वो कहाँ लॉस्ट हो गया? प्रोड्यूस। हीट प्रोड्यूस होने में। बेटा कॉमन सेंस सी बात है, देखो क्या हुआ, मैंने आपको सिखाया था कि करंट को, मतलब चार्ज को कोई एक हम ऐसे ट्रीट करें तो पीछे से पोटेंशियल धक्का मारता है, मतलब बैटरी धक्का मारती है और रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करता है, और इनके लड़ाई का फायदा एक तीसरे पर्सन को जाता है। याद आ रहा है क्या कुछ? वी डिस्कस दिस इन वेरी फर्स्ट क्लासेज। शायद ये कहानी याद होगी, कहानी सुनाई थी बढ़िया से एकदम। तो जब भी कभी पोटेंशियल, तो बेटा इसको आगे भगाना चाहता है, रेजिस्टेंस रोकना चाहता है, तो एनर्जी लॉस हो कहाँ रही है? एनर्जी लॉस हो रही है रेजिस्टेंस से फाइटिंग में, और रेजिस्टेंस से फाइट करने पे जो एनर्जी लॉस होती है दैट गेट्स प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ हीट, और लॉस बेटा हो रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट। तो इनडायरेक्टली हम चाहे एनर्जी बोले चाहे हीट बोले, एक्चुअल में ये दो तो सेम चीज होती है। तो 1 by 1 पहले पावर की बात करते हैं बेटा। व्हाट इज पावर? क्या डेफिनेशन होती है? पुरानी क्लासेस से कुछ रिमेंबर है हमें तो फिर बताएं। वी विल डिनोट इट विद सिंबल P। व्हाट इज पावर? वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, ठीक है बेटा। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वी कैन कॉल पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो वी विल से रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। हियर वी विल ऐड द टर्म रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क बेटा। तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो बेटा रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, अब इलेक्ट्रिक वर्क कौन है सर्किट में? तो बेटा बैटरी करती है। आइए निकालते हैं इसको। हमें पता है, यू ऑलरेडी नो बेटा, हम पुराने टाइम में सीख चुके हैं, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। याद है या नहीं है? यस सर। बिल्कुल बेसिक चीज है, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सो व्हाट वी विल से, इफ W is work done by battery, work done by battery having potential V, then this work done can be written as W upon, sorry, this potential can be written as W upon Q। तो यहां से बेटा साफ पता है हमें, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड वी ऑल नो दैट दिस Q कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन I कैन राइट Q इज इक्वल टू IT। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन हियर। तो देखो क्या बन गया यहां से बेटा, वर्क डन की वैल्यू आ गई V मल्टीप्लाई बाई Q, दिस इज इक्वल टू VIT।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यहां तक कुछ भी दिक्कत हो तो पूछो बेटा। तो वर्क की वैल्यू आ जाती है VIT एंड वी नो व्हाट इज पावर। पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहां से देखो VIT अपॉन टाइम, तो T से T कट गया, पावर का फॉर्मूला आया P इज इक्वल टू VI। अच्छा, ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं V को? IR। सिंस V इक्वल टू IR, तो ये फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I स्क्वायर R। और सर हमें V पता है, स्क्वायर बाय R भी तो होता हाँ था। वही बेटा, वही तो कर रहे हैं। अब एक बार V को रिप्लेस किया, एक बार I को कर दो। I को लिख सकता हूँ V बाई R, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। तो पावर के हमें ये, और इवन पावर का एक और फॉर्मूला चाहे तो हम ऐसे याद रख सकते हैं VQ अपॉन T, बट वो वर्क डन याद रहेंगे तो याद रह जाएगा। These are all the formulae which we need to remember. What is the unit of power? वॉट। यूनिट क्या होती है? वॉट। वॉट या जूल सेकंड, ऐसा यूनिट तो वॉट ही कहते हैं, और जूल पर सेकंड भी हम बुला सकते हैं। सो दिस इज अबाउट पावर। कोई भी हमसे पूछे सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, यदि हमें V पता है, I पता है सर्किट से रिलेटेड, वी कैन क्विकली फाइंड आउट द पावर इन द सर्किट, और सबसे निकाल सकते हैं। हमें सबकी I और V या R वगैरह पता होना चाहिए। सो दिस इज द वे वी फाइंड पावर। तो बेटा क्विकली इसे लिखो, देन फिर एनर्जी और हीट निकालते हैं। जल्दी से लिखो ये पोर्शन फटाफट फटाफट। बेटा हो जाए तो बताना। लिख लिया बेटा, डन। आंसर।
आगे बढ़े। Yes, sir. चलो बेटा, तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है बेटा। तो सिंपली बेटा ये एनर्जी है पजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। पजेस्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी पजेस करते हैं उसे हम सिंपल वर्ड में एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल देते हैं बेटा। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने का काम बैटरी करती है। सो हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे ध्यान रखते हैं इसको, एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड दिस इज इक्वल टू QV। See, work done we have already derived. This is VQ and QV. So this is equal to Q times V, and we have already seen Q can be written as IT. So this is VIT. यहां से आगे रिप्लेस करते जाओ, I को लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई I VI, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर RT। ठीक, सॉरी I स्क्वायर RT। इसको I को V बाई R रख दो तो V स्क्वायर बाई RT। तो ऐसे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। तो एनर्जी के देखो हमारे पास एनर्जी बोल दो चाहे वर्क डन बोल दो, इतने सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। कैसे आए, सिंपल वर्क डन निकाल ही चुके, इसमें बस रिप्लेस करते जाओ। क्या यूज कर लिया हमने, सिंस Q इक्वल टू IT, V इक्वल टू IR, बस इन दो फॉर्मूलों का यूज करके इतने सारे फॉर्मूले आ गए हमारे पास में। सो दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी की, Watt into second. बेटा ना, जूल बोलते हैं हम। ऑब्वियसली वॉट सेकंड भी बोल सकते हैं, बट जूल हमारे पास में ऐसा यूनिट आ जाती है एनर्जी की। इसी तरह देखो बेटा, थर्ड टर्म हमारे पास है हीट। तो हम क्या कहते हैं, एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट is lost in form of heat, and this heat can be written as heat produced in the circuit is actually equal to energy supplied by battery। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बेटा मैंने आपको समझाया कि बैटरी जितनी भी एनर्जी सप्लाई करती है वो सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में जाती है, और अल्टीमेटली बैटरी खत्म हो जाती है, डाई हो जाती है, और रिचार्जेबल है तो हमें रिचार्ज करना पड़ता है। सो हीट प्रोड्यूस्ड इन सर्किट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। सो हीट इफ आई विल आस्क इज H, इट इज एक्चुअली इक्वल टू E ओनली। So H is equal to E, and all the formulae which we have written above we can write QV, VIT, I square RT और V square by RT। तो ये सारे फॉर्मूले इसीलिए भी लिखे जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं तो सजेस्ट करूंगा एक कोई भी एक का फॉर्मूला याद रखो, दोनों सेम होते हैं। अगेन यूनिट आपकी जूल ही हो जाएगी। यहाँ पे छोटी क्लास में एक रूल पढ़ा होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पढ़ा है क्या, या नाम याद आ रहा है क्या? Yes, sir. कभी ना कभी तो सुना ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता था कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द करंट फ्लो। तो यहाँ से बेटा हीट को हम बोलते थे प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। बाद में सिंस हमने डिराइव कर लिया बेटा तो हमें पता चला कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है, तो आज के टाइम पे वी कैन डायरेक्टली राइट इट H इक्वल टू I स्क्वायर RT। बट ये रूल जूल ने दिया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मैथमेटिकल फॉर्म में। डोंट वरी, इन 12th क्लास नो वन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बस हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में, बाकी नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। ये सब 10th क्लास में पीछे छोड़ के आ चुके हैं हम। इज इट क्लियर बेटा? देखो फॉर्मूले बेसिक बेसिक जो याद रहने चाहिए, दैट्स इट। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो। इज दैट गुड? तो फटाफट से लिखो इसे जल्दी से।
डन। लिख लिया हमने। आगे बढ़ूं मैं? हाँ ना? don't say. Yes, I चलो बेटा देखो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ऑब्वियसली वैसे जूल होती है, बट कॉमर्शियली इसको किस में मेजर किया जाता है बेटा? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कॉमर्शियली भी मेजर इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर इज द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन कॉमर्शियल्स, एंड दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली वी कॉल इट 1 यूनिट। नाम ही यूनिट होते हैं बेटा। जब आप बिजली का बिल देखते हो तो उसमें लिखा आता है कितने यूनिट हमने यूज किए। चाहो तो आज क्लास के बाद ही नोटिस करना। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। एंड नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस 1 किलोवाट आवर इनटू जूल्स। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? सो लेट्स से 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, एंड दिस इज इक्वल टू, 1 किलो में होते हैं 10 टू द पावर 3 वॉट, एंड 1 ओवर में होता है 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो वॉट सेकंड होता है जूल, तो ये कितना आ जाएगा देखो, दिस इज 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट सेकंड, और वी कैन से 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो ये भी हमें थोड़ा याद रखना है कि जूल में इसके क्या वैल्यू होती है। 1 मार्क में कई बार पूछा जा सकता है। दैट्स अ वेरी इजी। क्या किया हमने, किलोवाट को वॉट में बदल दिया। हमें सबको पता है 1 किलो, जैसे 1 किलोग्राम पूछूं तो उसमें कितने ग्राम होता है, 10 टू द पावर 3 ग्राम। सिमिलरली 1 किलोवाट में कितने वॉट, 10 टू द पावर 3, और 1 ओवर में हमारे पास पता ही है कि 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। So how we read it? Kilowatt hour. So 1 kilowatt hour equal to this much in joules. I hope you remember. मैं पूरा 10th repeat कर रहा हूँ. Whatever we are doing currently, it's of 10th class. There is nothing from the 12th class you can say. हम जस्ट रिपीट कर रहे हैं। इवन 12th में तो इसके बारे में इतना जिक्र होता ही नहीं है। जस्ट एक छोटी सी हेडिंग लगा के जस्ट दे एंड दिस अप। तो हमें होपफुली ये याद भी होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है, किसी फॉर्मूले में कुछ पूछना है तो पूछो। बाकी दिस इज द ओल्ड स्कूल, अपना 10th का ही पूरा रिपीटेशन चल रहा है ये। आर वी गुड? Yes, sir. तो लिखो बेटा फटाफट से, और फिर एक क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लिख लो, फिर एक सवाल करते हैं।
चलो क्विकली शुरू हो जाओ जल्दी से। पूरा 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन। दो फैन है 150 वॉट के, डेली 8 आवर्स चलते हैं एंड 4 एलईडी बल्ब्स है जो कि 40 वॉट के हैं, 10 आवर्स चलते हैं डेली। एनर्जी कंज्यूम निकालनी है और 1 यूनिट की प्राइस 10 रुपए है, तो मंथ का बिल बताना है कितना होगा। बेटा क्या हुआ, हो गया क्या क्वेश्चन? So 480 480 क्या आ रहा है? rupees. अच्छा इतना कम आ रहा है क्या? $1200। और कोई? सर 12। अच्छा देखते बेटा, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, देखो फटाफट से करते हैं। हमें क्या करना है बेटा, बस इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड कर लो। तुम्हें पावर पता है, टाइम पता है, तो एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम। ये सबको पता है, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम ही तो है, और कोई नई चीज थोड़ी है। बिकॉज इफ P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई फैन इन 1 डे, एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे फैन। तो बेटा दो फैन है,
हर एक की पावर 150 है और हर एक 8 ओवर चलता है, तो कितना आ जाएगा ये? 2400 सर, 2400 वॉट। बिल्कुल 2400 वॉट ओवर बेटा, नहीं यूनिट ध्यान रखनी है, ये वॉट में था और ये ओवर में था। इसी तरह एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब कितनी आ जाएगी, एलईडी बल्ब कितनी आ जाएगी इन वन डे? तो वो हो जाएगी, 4 बल्ब है, 40 वॉट का है, 10 ओवर्स डेली चलते हैं, सो दिस इज 1600 वॉट ओवर। तो ये बेटा वैल्यू आई वॉट ओवर में। तो वन डे की हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल इन वन डे। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 4000 वॉट ओवर हो गया क्या? यस और नो? तो 30 डे में टोटल Yes, कितना sir. आएगा इन 30 डे टोटल एनर्जी? तो वो हो जाएगी 4000 इंटू 30, तो दिस इज इक्वल टू 4 3 जा 12, तो 12,000 वॉट ओवर, इवन 12,000 नहीं, इतना आ जाएगा बेटा। ये आया वॉट ओवर में, और हमें पता है कि 1 किलोवाट ओवर को 1 यूनिट बोलते हैं, तो इसको किलोवाट ओवर में कैसे बदले? इक्वल टू 12 अपॉन वॉट को किलोवाट में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर दें? 1000. 1000 से। तो ये 3 जीरो कट गए, हमारे पास में देखो आंसर आया 120 किलो यूनिट्स। तो 30 डे में अपने पास यूनिट आई 120, तो बिल कितना आ जाएगा? 1200. 1200 रुपए। तो मंथली बिल विल बी इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज 1200। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। क्या किया, एक दिन की एनर्जी निकाली, सब जितनी डिवाइस दी है उनको ऐड किया, और फिर उनकी वैल्यू निकाली बेटा वॉट ओवर को किलोवाट ओवर, क्योंकि हमें पता है 1 यूनिट होती है 1 किलोवाट ओवर के बराबर, वहां से हमारा आंसर आ गया। गुड। Yes, sir. एक क्वेश्चन और करो। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थ्री फैन चलते हैं 150 वॉट ईच फॉर 10 आवर्स डेली, है ना, ये डेली का डेटा है बेटा, ठीक है। 3 फैन चल रहे हैं किसी घर में, मान लो 4 बल्ब चल रहे हैं, जो है अपने पास में, लेट से अगेन 40 वॉट ही ले लेते हैं फॉर 8 आवर्स डेली, और एक फ्रिज चलता है जिसकी वैल्यू है बेटा, सॉरी क्या हुआ, 650 वॉट फॉर 24 आवर्स। तो एक फ्रिज चल रहा है डेली, और मोटे मोटे तौर पे और कौन सी चीज़ मान सकते हैं, मोटर मान लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर, पानी चढ़ाने वाली जो मोटर आती है, दैट इज ऑफ अराउंड 900 वोट फॉर 1 ओवर डेली। ये सारी सिचुएशन तुम्हें दी गई है, और वही है 1 यूनिट इक्वल टू 10 आ रहा है। हम 10 मान रहे हैं, कितनी भी सवाल में दिया हो सकता है। फाइंड बिल फॉर जुलाई मंथ। तुम दिमाग लगाना कितने क्या दिन होते हैं। चलो हो जाओ शुरू। इट्स अ प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, 1 लाइनर बेटा होता है, फटाफट से करके बताओ।
6,906 रुपये आ गए। देखते हैं बेटा, और बच्चे बताए जरा, और का किसी का आया आंसर तो जल्दी से देखें। तो और किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी से बताओ। तो 6,905। अच्छा, आस पास से मतलब, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। नहीं सही है, 6,905, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे फिर से, अब मुझे बताना है क्या? सर हाँ बोलो। 907। हाँ ठीक है बेटा, वो आस पास आ रहे हो, ठीक है। देखो फिर से मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा क्विकली करूँगा। 3 फैन की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3 इंटू 150 इंटू 10, सो दिस इज 4500। ये 1 डे का लिख रहा हूँ मैं। 4 बल्ब का हो जाएगा 4 इंटू 40 इंटू 8। 1 फ्रिज, इसका हो जाएगा 650 इंटू 24। कितना आ रहा है ये? सर 15600। हाँ बिल्कुल। और 1 मोटर 900 इंटू 1, दैट इज 900। तो इनको ऐड करो, कितना आएगा? 21,380. कितना? 21,380. 21,380, करेक्ट। सर दिस इज No, 22,280। 19,280. 22,280। यस सर। Yes, sir. Sorry, sir. ठीक है ठीक है, तो ये 22,280, ठीक है। सो दिस इज वॉट ओवर। अब इसको किलोवाट में बदल लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा नंबर है, चाहो तो बदलो या वैसे कर लो। अब 30 डेज के लिए करूंगा तो क्या आएगा? 30 डेज के लिए Sir, July 31. सर 31। हाँ सॉरी 31, देखो ये मिस्टेक भी कर जाते हैं हम। सो 22,280 इंटू 31, दिस इज वॉट ओवर, कन्वर्ट इंटू किलोवाट ओवर। और इसको बेटा क्या करो, अब ये तो आ गई किलोवाट ओवर, मतलब यूनिट्स इतने होंगे। अब बिल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो भी कैलकुलेशन गंदी है, वॉट एवर आंसर वी गेट, दैट विल बी द करेक्ट वन। ठीक है ना? आई होप दैट्स क्लियर। यस सर। यस सर। तो इस तरह से बेटा बिल निकाल सकते हैं हम। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत लेस चांस है आते, तो फ्री के मार्क्स देने वाला होता है, क्योंकि अगेन दिस इज अ 10th क्लास पोर्शन। तो इसीलिए मैं इसको एंड तक ले जाता हूँ कि दिस इज द वेरी वेरी बेसिक, दिस इज द मोस्ट बेसिक पार्ट इन दिस चैप्टर। और बहुत आसान सा होता है, हमसे बेसिक चीज आती है एक तरह से, बिल्स वगैरह निकालना। अच्छा, किसी सर्किट में पूछे, मुझे नहीं लगता हम पावर नहीं निकाल सकते, करंट पता है यदि किसी भी, जैसे कि बेटा ऐसे क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें पूछूं किसी भी रेजिस्टेंस में पावर, क्या निकाल दोगे? अरे करंट और पोटेंशियल पता है तो क्या पावर नहीं निकल जाएगी? V इंटू यस आई। सर। बस किसी भी रेजिस्टेंस से पावर पूछो आ जाएगी। उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, उस रेजिस्टेंस की करंट पता होनी चाहिए।
तो तुरंत पावर आ जाएगा हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं, विच आई बिलीव हमें फॉर्मूला पता है तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस। बस ये एक अलग वेराइटी होती है जो थोड़ी सी टिपिकल होती है। चलिए एक दो छोटी सी टर्म्स बेटा और बच जाती है हमारे पास में। वन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या सिंपल मोबिलिटी भी बोलते हैं ना, दोनों वर्ड्स को यूज किया जाता है। वी डिनोट इट विद द सिंबल म्यू। ठीक है बेटा। व्हाट इज दिस? एक टर्मिनोलॉजी है, जस्ट अ टर्मिनोलॉजी, डू नॉट कंफ्यूज इट। कभी कभी डेफिनेशन पूछ दी जाती है तो हमें याद होनी चाहिए, दैट्स इट। सो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज, it is defined as ratio of drift velocity and electric field। बेटा इसे कैसे डिफाइन किया जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो से डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। वेरी सिंपल टर्म्स, बस ये डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग इट? आ रही है क्या बात समझ में? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? VD अपॉन E। Yes, sir. सिंपल फॉर्मूला बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा याद करो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सिंपल यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी जल्दी बताओ? भगवान बेटा, इधर वी कैन यूज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना? सो यहां से हम इसको बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो मीटर मीटर ऊपर चला जाता है, अपने पास में वैल्यू बन के आती है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। ठीक है। तो ये बेटा 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है, एक्चुअल में यूनिट इसकी पूछी जाती है फ्रिक्वेंटली। सो द यूनिट इज मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखें इसको। इतना ही काम का है वोल्टेज। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिंपली कैसे डिफाइन की जाती है? रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगी मोबिलिटी। दैट इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमें ध्यान रखनी है, और इसकी यूनिट पता होनी चाहिए मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। यहाँ पे V क्या है? V है वोल्ट। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो इसको। सर ये चैप्टर आज में खत्म हो जाएगा क्या? थोड़ी सी देर में हो जाएगा बेटा, बस ये 1-2 डेफिनेशंस बची है छोटी छोटी, मतलब हमारी पूरी क्लास करने की नीड नहीं होगी, थोड़ी देर में हो जाएगा। सर वेकेशन के बारे में सोचा क्या? हाँ हाँ, मैं टाइम टेबल शेयर करूंगा, उसमें बता दूंगा बेटा। मोस्ट प्रोबेबली कल और क्लास लेंगे, फिर बेटा इस अगली वीक का ऑफ दे देंगे। तो ये केमिस्ट्री में भी 1 लेक्चर का बचा है अपना चैप्टर, और मैथ्स में भी सर ने बोला है आज भी एक्स्ट्रा क्लास रखी है सर ने, क्योंकि वैकेशन तुम देने की बोल रहे थे, और कल भी 1 क्लास लेंगे, फिर इस वीक के लिए ऑफ दे देंगे बेटा। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द टास्क। आई विल शेयर द टाइम टेबल, आई विल लेट यू नो, ना उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो कल क्लास रहेगी ताकि हम चैप्टर या बेटा जो चल रही है वो चीज़ कंप्लीट कर पाए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा गैप आ जाता है, और तुम्हें भी पता है तुम कितना पढ़ोगे फिर 5-4-6 दिन में, जितना भी हमें ऑफ देंगे उसमें। बेटा छोटी सी टर्म है, टर्म ध्यान रखनी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रेशियो है। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? याद करो जरा, याद है तो किसी को लिख लो, वैसे काम नहीं आता बट बता देता हूँ। तो E/m इंटू टाउ होता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, तो म्यू को हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं
म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एन। अच्छा, यहां से देख के बताओ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या रिश्ता होगा। ऐसे कोई पूछता नहीं है सब, बट कर लो। म्यू ई लेस देन म्यू पी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी म्यू ई ग्रेटर देन म्यू पी। ऑप्शन नंबर सी म्यू ई इक्वल टू म्यू पी। ऑप्शन नंबर डी हमें कुछ पता नहीं। तो बताओ जरा जल्दी से क्या रिश्ता होगा बेटा। बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। ये फॉर्मूला लिखने के बाद तो तुरंत आ जाना चाहिए आंसर। क्या आंसर आएगा? क्विकली बेटा बताया, व्हाट इज द आंसर। चलो देखें, बी इज द आंसर। एनीवन कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे? एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। चलो देखो बेटा, सिंपल बात है, मास इलेक्ट्रॉन का ज्यादा, मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है, तो मास कम होता है मतलब म्यू ज्यादा होगा। बहुत अजीब सी बात है, क्या करें हम, समझ में ही नहीं आता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं ना। कॉमन सेंस है, फॉर्मूले से डायरेक्ट दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, चार्ज दोनों पे सेम होता है, हेंस द मोबिलिटी इज मोर देन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। करंट डेंसिटी, दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल J। तो बेटा पहली बात तो देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया। इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बेटा कोई भी कंडक्टर है मान लो, उस कंडक्टर से ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया से यदि आई करंट पास हो रहा है और इसका एरिया ए है, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ। क्या आई अपॉन ए हो जाएगा? अरे कम से कम ये तो समझ आता है बेटा। सो करंट डेंसिटी इज आई अपॉन ए। एक्चुअल में देखा जाए बेटा तो करंट डेंसिटी ये यहाँ पे टर्म है, दिस एक्चुअली दिस करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी इसकी? लंबा मीटर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब आप पूछोगे सर यहां से तो वेक्टर जैसा लग ही नहीं रहा। तो बेटा हम देखो इसको ऐसे समझे वेक्टर के टर्म्स में। आई को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आई को करंट डेंसिटी के टर्म्स में भी डिफाइन है जे डॉट ए। So actually current is defined as the product of dot product of J vector and area vector। तो डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो बेटा आप सबको पता है हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है I इक्वल टू जे ए कोस थीटा।
You already know that whenever we perform dot product we always get a scalar quantity. इसलिए याद करो हम हमारे सिलेबस में करंट को स्केलर बोलते हैं, हालांकि वो टेन से टाइप से होती है, बट इट इज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज स्केलर बिकॉज ऑफ द दिस डेफिनेशन. सो आई कैन बी इक्वल टू जे डॉट ए. इसको डॉट प्रोडक्ट कंसिडरेशन होता है दोनों वेक्टर क्वांटिटी का, सिंस ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी से हमें स्केलर लाना है, तो वी कंसिडर डॉट प्रोडक्ट हियर, सो इट इज एक्चुअली जे ए कोस थीटा. तो हम ये फॉर्मूला याद रखते हैं आई इक्वल टू जे ए कोस थीटा. जे डॉट ए और जे ए कोस थीटा दोनों तरह से फॉर्मूलोज को याद रखते हैं. एंड ऑब्वियसली थीटा 90 है, थीटा 90 है तो ये 0 हो जाएगी, और थीटा यदि बेटा 0 है तो ये 1 हो जाएगा. अदर देन दैट हम कहते हैं इफ current is variable then we can consider I equal to integral j dot da. मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ता है जब वेरिएबल वगैरह आ जाता है तो. ठीक है, करंट डेंसिटी बोलना ज्यादा बेटर है बेटा. करंट डेंसिटी यदि वेरिएबल है तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं करंट फाइंड करने के लिए. तो अगेन एक शॉर्ट टर्म हमसे कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, यूनिट्स पूछ ली जाती है, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो हमें आना चाहिए. दैट इज मेन थिंग विच यू शुड रिमेंबर बेटा. बस ये काम की चीज है. तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है? बोलो जरा. यस सर. देखो थोड़ा सा गेम खेलते हैं अब यहां से. एक बार जस्ट देखना बेटा, जे को मैं लिख रहा हूं आई अपॉन ए, एंड वी नो दैट आई कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखना, आई को मैं लिख सकता हूं v बाई आर, तो इसको हम लिख सकते हैं v अपॉन आर इंटू ए. आर को क्या लिख सकता हूं बताएंगे कोई? रो एल अपॉन ए लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो बेटा, सो दिस j कैन बी रिटन एज v अपॉन रो एल, ए ऊपर चला जाएगा और ए एक डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, ए से ए कट गया, सो j के इज इक्वल टू 1 बाई रो टाइम्स v अपॉन एल. सो व्हाट इज v अपॉन एल? v अपॉन एल इज e. ये भी आपको पता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला करते थे हम. एंड 1 अपॉन रो इज व्हाट? सिग्मा. कंडक्टिविटी वर्ड याद है या भूल गए? यस सर. तो 1 अपॉन रो इज सिग्मा. सो यहां से देखो बेटा, दिस j कैन बी रिटन एज सिग्मा e, where sigma is 1 upon rho and e is v by l. I have already explained. जो j इक्वल टू सिग्मा e है बेटा, इसको बोला जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. हालांकि ये सब काम उतना नहीं आता, बट थोड़ा नॉलेज रहे तो बढ़िया है. वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं तो बस बता दिया मैंने. सो j इक्वल टू सिग्मा e. सी दोनों तरफ वेक्टर क्वांटिटीज का इन्वॉल्वमेंट है, सो j इक्वल टू सिग्मा टाइम्स e इज नॉन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ऑल्सो. हम इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं. कई बार पूछ ले हमसे जब सिंपल रिश्ता या इस तरह से कुछ, तो हमें आना चाहिए. दैट्स द ओनली थिंग. मैनिपुलेशन है सिंपल, यू जस्ट रिमेंबर सम बेसिक डेफिनेशन. क्या होती है करंट पर यूनिट एरिया, यूनिट, और उसका करंट के साथ में क्या रिलेशन है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या रिलेशन है. दैट्स इट. क्या न्यूमेरिकल बनता है? बन सकता है, बट बोर्ड्स में रेयरेस्ट ऑफ चांसेज है कि हमें वेक्टर देके उनका डॉट प्रोडक्ट करवा के आई निकलवाए. बट हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डॉट प्रोडक्ट करवा के आई निकलवाते हैं. ये चीज क्लियर है हमें? बेटा जल्दी से लिख लो इसे.
लिख लिया बेटा हमने। चलो बेटा, आई होप दिस इज डन। J इक्वल टू आई इक्वल टू जे डॉट एंड जे इक्वल टू सिग्मा ई, इतना ध्यान रखना है बेसिक बेसिक, तो आइडिया होना चाहिए कैसे मतलब दोनों टर्म्स है, दैट्स इट। एक बहुत छोटा सा टॉपिक होता है बेटा, कार्बन कोड ऑफ रजिस्टर्स। मतलब जो रेजिस्टेंस होते हैं बेटा उनके कार्बन कोड क्या होते हैं ना। एक बिल्कुल बेसिक एक चीज बता रहा हूँ बेटा, बाद में इसको डोंट वरी वी विल स्टडी इट लेटर ऑन, मेनली प्रैक्टिकल्स में सिखाया जाएगा बेटा आपको। यदि नहीं बताया जाएगा या नहीं डिस्कस होता है देन आई विल टेल यू, है ना, बीच में कभी भी 10 मिनट का काम है हार्डली, बट एक जस्ट बताता हूँ, तुमने कभी किसी ने देखा हो तो आई डोंट नो। इस तरह से जो रजिस्टर होता है छोटा सा बेटा, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, दोनों तरफ इसे वायर्स होते हैं। आपने कभी स्कूल में या बाहर में देखा हो तो, आई डू नॉट रिमेंबर इफ यू हैव सीन इट और नॉट। उस पर ऐसे बेटा डिफरेंट कलर्स बने होते हैं, यहाँ पे 4 कलर बने होते हैं, ऐसे करके 4 कलर के कलर्स होते हैं। तो वहां से बेटा पहला रेजिस्टेंस, पहला कलर जैसे उसका फर्स्ट लेटर बताता है, सेकंड वाला उसका सेकंड डिजिट बताता है, थर्ड वाला बेटा 10 का मल्टीप्लीकेशन बताता है कि 10 की पावर कितनी आएगी, और फोर्थ वाला जैसे उसका टॉलरेंस बताता है। इस तरह से हमारे पास में वैल्यूज होती है अलग अलग, और फिर उसकी एक टेबल होती है जो हमें रिमेंबर करनी होती है, बुक में दी हुई भी रहती है ना। सो इससे स्मॉल टॉपिक, डू नॉट वरी, हमें बस कुछ वैल्यूज यहाँ पे कलर देख देख के पता होना चाहिए, और कलर की एक टेबल होती है। किसी ने देखा है क्या रेजिस्टेंस इस तरह का? मुझे नहीं लगता हमने देखा हो बेटा क्लास स्कूल में, तो बट डोंट वरी, मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी एबल टू सी इन द स्कूल। यदि हमें बाद में जब प्रैक्टिकल करोगे तो देखने को मिलेगा, तब वो ज़्यादा इजी हो जाता है उस समय पे पिकअप करना, क्योंकि बिल्कुल रट्टाफिकेशन सा ही है। सो दैट इज अबाउट इट। एक छोटा सा चीज बस बचती है, एक बार अपनी बुक्स को बेटा रीड आउट करे, चैप्टर को थोड़ा प्रैक्टिस करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस करने से सब कुछ आएगा। एंड ट्रूली स्पीकिंग वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स। इवन मैंने कोशिश की है कि हम यदि कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी जाएंगे तो हार्डली कुछ टेक्निक्स होती है एडवांस लेवल की, बस वो मैंने डिस्कस नहीं की है, बाकी सिलेबस वाइज कंप्लीशन सब कुछ कर दिया बेटा, नॉट इवन एट एनसीईआरटी, उससे ऊपर भी मैंने सब कुछ बता दिया। बहुत सारी ट्रैक्स, टेक्निक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करना, इस चैप्टर को तो बहुत डिटेल में पढ़ लिया है हमने, मतलब बहुत ही डिटेल में। बस जैसा कि मैंने बताया कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके होते हैं सर्किट्स के लिए, बस वो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस तुम्हारी बहुत अच्छी होना जरूरी होती है बेटा, थोड़ी सी एक। सो दैट्स द ओनली पार्ट विच आई हैव लेफ्ट, और वो बोर्ड में है भी नहीं वैसे हमारे, बट दैट इज आई एम टेलिंग कि बस एक छोटा सा पार्ट है बेटा, देखा जाए तो हायर स्टडी लेवल पे भी जो हमने इसमें बस कवर नहीं किया है, बाकी वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। तो एक बार क्विकली हम रीड आउट करें, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, और फिर उसके बाद फिर हम जब भी अब आगे फिर क्लासेज रहेगी तब करेंगे। अच्छा कल क्लास है, मैं बोल रहा हूँ कल क्लासेज है, क्योंकि हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके लिए एक क्लास और लगेगी हमें। मोस्ट प्रोबेबली पूरी क्लास नहीं लगे, जैसे आज भी थोड़ा टाइम पहले ही फ्री हो रहा है, फिर उसके बाद हम कुछ दिन के जो भी 5 या 6 दिन का रहेगा बेटा, उसके बाद फिर क्लासेज रिज्यूम कर लेंगे। ऑल राइट? हाँ बोलो। सेम टाइम? हाँ हाँ, और अभी मैथ्स की क्लास है आपकी 5 बजे, 5:10 से शायद, है ना? करेक्ट। तो जो मैथ्स वाले सर टेस्ट के मार्क्स लेना, आई विल सेंड बेटा, ठीक है? केवल एक बच्चा जैसे टेस्ट के मार्क्स की परवाह रहती है। ऑल राइट, आई विल सेंड बाय टुनाइट इटसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर।